अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश न रह जाए और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ कर लाए। ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। T3 पर भीड़ से निजात दिलाने के लिए क्या है गृह मंत्रालय का प्लान, आज हम समझेंगे। लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल पर सेना के शक्ति प्रदर्शन से चीन को किस तरह का संदेश मिला है, ये भी बताएंगे आपको। काशी कैंट रेलवे स्टेशन को नया रूप देने की है तैयारी। 800 करोड़ के बजट से कैसे बदलेगी उसकी सूरत, ये भी जानेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा था कि उनका सपना है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा करे। आम लोगों के लिए तो हवाई सफर को किफायती बनाया जा रहा है, लेकिन आम जनता ही जब एयरपोर्ट पर हवाई जहाज पर यात्रा करने के लिए जाती है तो उन्हें रेलवे स्टेशन से भी ज्यादा खराब अनुभव होता है। यात्रियों की भीड़ सरकार और एयरपोर्ट प्रशासन के लिए चिंता का विषय बनी हुई है और यही वजह है कि नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के औचक निरीक्षण के बाद आज केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने इसे लेकर सुबह गृह मंत्रालय में हाई लेवल मीटिंग बुलाई, जिसमें भीड़ पर काबू करने के लिए अहम फैसले लिए गए। वैसे खबर यह भी है कि इन तमाम फैसलों पर अमल शुरू हो चुका है। सरकार और एयरपोर्ट प्रशासन की कोशिश यही है कि पीक आवर्स में टर्मिनल 3 पर पहुंचने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना न करना पड़े। यात्रियों की लंबी लंबी कतार, सबको अपनी बारी का इंतजार। इन दिनों दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर कुछ ऐसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं। खासकर पीक आवर्स में टर्मिनल 3 पर होने वाली भीड़-भाड़, जिसने सरकार और एयरपोर्ट प्रशासन की चिंता बढ़ा रखी है। इस भीड़ से परेशान यात्री लगातार सोशल मीडिया के जरिए अपनी शिकायत सरकार से कह रहे हैं। भीड़ के चलते किसी की फ्लाइट छूट रही है तो किसी को 3 से 4 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंचने के लिए कहा जा रहा है। लोग फ्लाइट से क्यों जाते हैं? ताकि उनका टाइम सेव हो। बट यहाँ पे हमने 1 बजे की फ्लाइट की है, उसके लिए भी हमें 10 बजे तक एयरपोर्ट पे पहुंचना पड़ रहा है। 3-4 घंटे हमें इसमें लग जाते हैं। 1 घंटे का हमारा फ्लाइट का ड्यूरेशन तक भी नहीं है। एयरपोर्ट अथॉरिटीज की तरफ से भी वो इन्फॉर्मेशन आ रही है कि 3.5 आवर के पहले आप एयरपोर्ट पे पहुंचे, तो हम उसी इंस्ट्रक्शन का उसी को फॉलो करते हुए हम ये था कि फ्लाइट मिस ना हो जाए, इसलिए थोड़ा जल्दी आएंगे। फ्लाइट भी 1 बजे की है, लेकिन हमें ये था कि इतना सारा जाम था यहाँ पे रास्ते में भी और यहाँ पर इतनी भीड़ थी, तो हम थोड़ा टाइम से पहले आए। इसलिए यात्रियों की इन्हीं शिकायतों को देखते हुए 3 दिन पहले नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली एयरपोर्ट का औचक निरीक्षण किया था। इस दौरान उन्होंने एयरपोर्ट प्रशासन को कुछ जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए थे, जिन पर फौरन अमल भी शुरू हुआ। लेकिन एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर पीक आवर्स के दौरान कुछ खास असर देखने को नहीं मिला। लिहाजा अब भीड़ की इस समस्या का समाधान निकालने के लिए केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला की अगुवाई में आज गृह मंत्रालय ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई, जिसमें नागरिक उड्डयन सचिव, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के अधिकारी, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर्स शामिल थे। इस बैठक में भीड़ पर काबू करने के लिए कुछ जरूरी कदम उठाने का फैसला लिया गया है। जानकारी ये मिली है कि इस बैठक में उन तमाम चीजों पर चर्चा की गई है जिससे कि एयरपोर्ट पर जो इस वक्त भीड़ बढ़ रही है उसको कम किया जाए। सूत्रों ने जानकारी दी है कि सीआईएसएफ डीजी ने एक प्रपोजल दिया है जिसमें उनकी तरफ से कहा गया है कि करीब 1200 और जवानों को एयरपोर्ट पर तैनात किया जाए तो इस भीड़ को कम किया जा सकता है। सूत्र बताते हैं कि गृह मंत्रालय जल्द ही सीआईएसएफ के इस प्रपोजल को मान लेगा और आने वाले दिनों में 1200 और जवान एयरपोर्ट पर तैनात किए जाएंगे। दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है, जहां से रोजाना करीब 1,90,000 लोग यात्रा करते हैं। आने वाले दिनों में यात्रियों की संख्या में और इजाफा होने की उम्मीद है, क्योंकि नया साल नजदीक है और बड़ी संख्या में लोग छुट्टी मनाने के लिए विदेश यात्रा पर जाते हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार अलर्ट हो गई है, ताकि दिल्ली एयरपोर्ट पर जुटने वाले यात्रियों की भीड़ को वक्त रहते काबू किया जा सके और लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी भी न हो। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
अब इस रिपोर्ट को देखने के बाद ये जानना भी बहुत जरूरी है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर भीड़भाड़ को देखते हुए बीते 3 से 4 दिनों में क्या कुछ बदलाव किए गए हैं और इन बदलावों का असर कितना देखने को मिल रहा है। तो देखिए मेरे सहयोगी सुशांत मेहरा की रिपोर्ट। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार पिछले कई दिनों से सरकार और प्रशासन इस तैयारियों में जुटा हुआ है कि ताकि पैसेंजर्स की जो भीड़ है उसको कम से कम और लाइनों को कम किया जा सके, जिसको लेकर के तमाम इंतजाम भी जो हैं वो किए गए हैं। पिछले दिनों 12 दिसंबर को जिस तरीके से केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अचानक से निरीक्षण किया था इस पूरे एयरपोर्ट का, तो उन्होंने कई सारी कमियां जो है वो पाई थी, जिसके बाद उनको दुरुस्त किया गया। आप देख सकते हैं कि बाकायदा हर जो मेन गेट एंट्री गेट है उस पर इस तरीके का डिस्प्ले जो है वो लगाया गया है ताकि पूरी तरीके से जो पैसेंजर्स यहाँ पर पहुंचे उनको फ्लाइट की अपनी पूरी डिटेल जो है वो मिल सके। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो CISF के जो जवानों की संख्या थी उनको भी बढ़ाया गया है ताकि पैसेंजर्स का सिक्योरिटी चेक जल्द से जल्द जो है वो किया जा सके। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो अगर आप ये गेट देखेंगे, ये गेट नंबर 4 है, इसके पीछे गेट नंबर 3। यहाँ पर फिलहाल अगर बात की जाए तो गेट नंबर 2 से लेकर के गेट नंबर 7 नंबर गेट तक ही जो गेट्स है वो फिलहाल जो है वो खोले जाते थे ताकि पैसेंजर जो है वहां से एंट्री कर सके। लेकिन अब एक बार फिर से इसको पूरा तरीके से रिव्यू किया गया है। गेट नंबर 1 से लेकर गेट नंबर 8 तक के तमाम गेट्स को पैसेंजर्स के लिए जो है वो खोल दिया गया है। पहले ये जो गेट थे, गेट नंबर 1 और गेट नंबर 8, इन गेट्स पर सिर्फ स्टाफ को ही जो है जाने की इजाजत जो है वो दी जाती थी। इस तरीके से कस्टमर एग्जीक्यूटिव्स को भी जो है उनकी तैनाती को बढ़ा दिया गया है ताकि यहाँ पर जितने भी कस्टमर्स आते हैं उनका बाकायदा उनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। इन तरीके के इंतजाम आप देखेंगे कि कस्टमर एग्जीक्यूटिव जो है वो लोगों को पूरी गाइड करते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से आपको जाना है और किस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो चेक कराने हैं। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर CISF के जवानों की संख्या को भी जो है वो फिलहाल एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से जो है वो बढ़ा दिया गया है ताकि लोगों को यहाँ पर किसी प्रकार की परेशानी का सामना जो है वो ना करना पड़े। कैमरा पर्सन शगुन भारद्वाज के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली। तो तस्वीरें T3 टर्मिनल की हैं। कोशिश यही है कि दुरुस्त किया जाए। यहां पर लोगों की भीड़ क्योंकि बहुत ज्यादा रहती है, ये कंप्लेंट्स हो रही थी और पूरे मैनेजमेंट को भी इसके बारे में सूचित किया जा चुका है। तो अब हाई लेवल मीटिंग्स भी हो रही हैं। 2 दिन पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पहुंचे थे यहां पर औचक निरीक्षण के लिए, जिसके बाद इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं। असल में दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में शामिल है। खूबसूरत है, चमकदार है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। यूरोप और अमेरिका से आने वाले हवाई यात्री भी इस एयरपोर्ट को देखकर दंग रह जाते हैं। पर बीते कुछ दिनों से ये एयरपोर्ट गलत वजहों की वजह से सुर्खियों में है। खचाखच भीड़ दिखती है, यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ता है, यहाँ की पूरी व्यवस्था चरमराई हुई है। इससे देश के दूसरे शहरों या फिर विदेशों से आने या फिर जाने वाले यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। और ये दिक्कत इसलिए भी बड़ी है क्योंकि अकेले दिल्ली के इस एयरपोर्ट से हर साल 5 करोड़ 50 लाख से ज्यादा हवाई यात्री सफर करते हैं। वैसे ऐसा नहीं है कि दिल्ली एयरपोर्ट में इतने यात्रियों को सुविधा देने की क्षमता नहीं है। यहां से हर साल 5 करोड़ 80 लाख लोग बिना दिक्कत की यात्रा कर सकते हैं। परेशानी यही है, दिल्ली के इकलौते कमर्शियल एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तीनों टर्मिनल T1, T2 और T3 अपनी क्षमता का 95% इस्तेमाल कर रहे हैं। पैमाना यह है कि अगर कोई एयरपोर्ट अपनी क्षमता का 80% से ज्यादा इस्तेमाल करता है तो वहां भीड़ होना लाजमी है। यही IGI एयरपोर्ट के साथ भी हो रहा है। इस एयरपोर्ट पर रोज 1100 से ज्यादा उड़ानों को संचालित किया जाता है और इस वजह से यात्रियों की संख्या भी ज्यादा होती है। और इसका असर यह होता है कि एयरपोर्ट के एंट्री गेट पर टिकट और ID जांच में बहुत वक्त लग जाता है। और यह समस्या तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब पहचान की जांच करने वाले CISF के जवानों की कमी हो जाए। जांच करने वाले कम होते हैं तो लाइनें लंबी हो जाती हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी बढ़ जाती है। यहां की समस्या समझने के लिए ही 12 दिसंबर को नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एयरपोर्ट का औचक निरीक्षण किया था, जिसमें उन्होंने खुद ही सारी अव्यवस्था अपनी आंखों से देखी और कुछ निर्देश भी वहां दिए। केंद्रीय मंत्री ने ऑटोमेटिक ट्रे रिट्राइवल सिस्टम मशीनों की संख्या बढ़ाने का आदेश दिया था, पर 3 दिन बाद भी एयरपोर्ट की स्थिति में कुछ खास सुधार नहीं हुआ है। ये चिंता की बात है और इसी संकट के बीच नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से एक चिट्ठी के जरिए सभी एयरलाइन कंपनियों को कुछ निर्देश भी जारी किए गए हैं।
जिसमें किसी भी एयरलाइन का चेक इन काउंटर खाली नहीं रखना शामिल है, यानी कंपनी के हर चेक इन काउंटर पर कर्मचारी होना चाहिए जो बिना वक्त गवाए लोगों की यात्रा से जुड़ी सारी जरूरतों का निपटारा करे। इसके अलावा बैगेज ड्रॉप काउंटर्स पर भी पर्याप्त मैन पावर तैनात होनी चाहिए। सिर्फ यही नहीं बल्कि विमानन कंपनियों को एयरपोर्ट के एंट्री गेट पर वेटिंग एरिया से जुड़े रियल टाइम डेटा को भी सोशल मीडिया फीड्स पर अपडेट करना होगा। दरअसल सरकार की ये कोशिश है कि एयरलाइन कंपनियों के कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से न तो एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मचे और न ही यात्रियों को परेशानी हो। और ये बात सरकार से भी छिपी नहीं है कि कोविड महामारी के चलते कई एयरलाइंस कंपनियों ने अपने यहां कर्मचारियों की छटनी कर दी थी और कोरोना महामारी का कहर कम होने के बाद, यानी कि हालात जब सामान्य हुए हैं, इसके बावजूद नए कर्मचारियों की बहाली नहीं हुई है। और इसी वजह से एविएशन कंपनियों के पास कामकाज सुचारू रूप से चलाने के लिए भी पर्याप्त संख्या में कर्मचारी मौजूद नहीं है। और इसी बीच दिसंबर का महीना आ गया है, कुछ दिनों में लंबी छुट्टियों पर लोग जाएंगे, जिसकी वजह से दिल्ली समेत दूसरे शहरों के एयरपोर्ट्स पर भी ज्यादा भीड़ होने लगेगी। ऐसे में अगर वक्त रहते सुविधाओं और व्यवस्थाओं में सुधार नहीं हुआ तो यात्रियों को हो रही परेशानी में कई गुना इजाफा हो सकता है, जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय किसी भी हाल में नहीं चाहेगा। तो एक तरफ एयरपोर्ट पर हालात को सुधारने की कोशिश हो रही है, दूसरी तरफ एलएसी पर चीन पर नकेल कसने की तैयारी है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीन की सेनाओं के बीच हुई झड़प के बाद भारतीय सेना जमीन से लेकर आसमान तक पूरी तरह से अलर्ट है, ताकि अगर चीन की ओर से उकसावे की कोई भी कार्रवाई हो तो उसका माकूल जवाब दिया जा सके, और वो भी वक्त पर। लेकिन पूर्वी सीमा पर इस चौकसी के बीच भारतीय वायुसेना एक बड़ी एक्सरसाइज भी आज से शुरुआत हो चुकी है इसकी, जिसमें भारतीय सेना के 4 एयरबेस शाबुआ, जोरहाट, तेजपुर और हाशिमारा शामिल हैं। जहां तैनात राफेल और सुखोई अटैक हेलीकॉप्टर्स इस एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहे हैं। और इस युद्धाभ्यास का मकसद साफ है कि वायुसेना अपनी तैयारियों को और धार देना चाहती है। बीते कुछ समय में वायुसेना की ताकत में तेजी से इजाफा देखने को मिला है। ये ताकत फ्रांस से खरीदे गए 36 राफेल लड़ाकू विमानों के आने से और ज्यादा बढ़ गई है, जिसकी एक स्क्वाड्रन हरियाणा के अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर है, जबकि दूसरी स्क्वाड्रन पश्चिम बंगाल के हाशिमारा एयरबेस पर तैनात है। तो राफेल के एक 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान है जो कई रोल निभाने में सक्षम कॉम्बैट फाइटर जेट है। इस फाइटर जेट की अधिकतम रफ्तार 1912 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक बार में ये जेट 3700 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकता है। साथ ही यह हवा से हवा और जमीन दोनों पर हमला करने वाली मिसाइलों जैसे स्कैल्प और मोटियोर से लैस है। इसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये फाइटर प्लेन छोटे न्यूक्लियर हथियारों को ले जाने में भी सक्षम है। इतना ही नहीं, इस विमान की एक खूबी ये भी है कि ये एक बार में 14 जगहों पर सटीक निशाना दाग सकता है और इसकी इन्हीं खूबियों को देखते हुए इन विमानों की तैनाती से पूर्व में भारत की हवा और जमीन में मारक क्षमता में जोरदार इजाफा हुआ है। तो वहीं 2 दिनों की इस एक्सरसाइज में सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान भी अपना दमखम दिखा रहे हैं। असम के तेजपुर एयरबेस पर यह विमान 2009 से ही तैनात है। ये इकलौता ऐसा लड़ाकू विमान है जिसे हर देश अपनी भौगोलिक स्थितियों के हिसाब से ढाल सकता है। इस फाइटर का वजन 18,400 किलोग्राम है, जो 2120 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज गति से उड़ता है, जबकि इसकी रेंज 3000 किलोमीटर पर हवा में रिफ्यूलिंग हो जाए तो 8000 किलोमीटर तक जा सकती है। ये करीब 57,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है, यानी कि हिमालय इलाकों में ये सबसे उपयुक्त फाइटर जेट है। सुखोई 30 MKI में 30 mm एक ग्रिविश शिपुनोव ऑटोमेटिक लगी है, जो 1 मिनट में 150 राउंड फायर करती है, यानी दुश्मन का विमान, ड्रोन या फिर हेलीकॉप्टर इससे बच नहीं सकता। और बड़ी बात यह है कि इस सुखोई फाइटर जेट में ब्रह्मोस मिसाइल भी लगाई जा सकती है। सुखोई में लगने वाली ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर, यानी कि अगर भारत ने ब्रह्मोस से हमला किया तो चीन का बच पाना मुश्किल होगा। इनके अलावा इस एक्सरसाइज में अमेरिका से लिए गए अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे और चिनूक
हेवी ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स भी अपना दमखम दिखा रहे हैं, जो जंग और स्पेशल ऑपरेशंस के लिए बेहद कारगर हैं। असल में हर जगह फाइटर जेट्स नहीं जा सकते क्योंकि उनकी रफ्तार बहुत ज्यादा होती है और इसीलिए कुछ जगहों पर हमला करने के लिए अटैक हेलीकॉप्टर्स की जरूरत पड़ती है। हालांकि एयरफोर्स की 2 दिनों तक चलने वाली इस एक्सरसाइज का मौजूदा तनाव से कोई लेना देना नहीं है। ये बात एक्सरसाइज शुरू होने से पहले ही एयरफोर्स की तरफ से साफ कर दी गई थी। लेकिन मौजूदा हालात में ऐसे युद्धाभ्यास की अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इसकी अहमियत क्या है हम जानते हैं रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी से। तो वो भारत की वो समझ बिल्कुल चेंज हो चुकी है। 62 से अब तक भारत 62 का भारत नहीं है। अब जो एक्सरसाइज होगी वो दिखाएगा रफाल, सुखोई, लेटेस्ट फाइटर्स, अपने एयरक्राफ्ट जो हैं C-130 हरकुलिस, जिन्होंने एक्चुअली 62 में भी भाग लिया था जब लड़ाई खत्म हो गई थी, तो चीन ने भेजे, अमेरिका ने C-130 हरकुलिस एयरक्राफ्ट भेजे थे उस समय के भारत की लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए। खैर वो बात इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये एयरक्राफ्ट इतना वर्सेटाइल है, ये एडवांस वर्जन हैं, C-130J, रफाल, सुखोई टॉप ऑफ द लाइन एयरक्राफ्ट है और ये एक्सरसाइजेस रूटीन एक्सरसाइज होती हैं। नए नए पायलट आते हैं जो पोस्ट आउट होते हैं, वैली कैसी है, वैली में नेविगेट करना, अटैक करना, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड में हैवी एयरक्राफ्ट, हैवी हेलीकॉप्टर्स का लैंडिंग कराना, ये सारी की सारी रूटीन मैटर है, सिलेबस मैटर है, ये भी होता रहेगा। तो एक तरफ इस एक्सरसाइज से चीन को सीधा संदेश देने की कोशिश हो रही है, वहीं गलवान में चीनी फौज से हुई झड़प से सबक लेते हुए भारत ने लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक अपनी तैयारियों को पुख्ता कर दिया है और इसी वजह से 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हुई झड़प में चीनी फौज को वहां से भागना पड़ा। इन झड़पों के दौरान एक बात जो देखने को मिली है वो ये है कि कंटीले तार वाले लाठी डंडों का इस्तेमाल हुआ, क्योंकि भारत और चीन के बीच कुछ ऐसे समझौते पहले से ही हो रखे हैं जिनमें यह कहा गया है कि आप हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तनाव के हालात में सीमा पर गोली चलाना पूरी तरह से बैन है। ऐसे में चीन को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए नॉन लीथल हथियार देश में तैयार हो रहे हैं। गुड न्यूज टुडे पर आज हम आपको पूरी तरह से मेड इन इंडिया इन हथियारों की झलक दिखाते हैं। पहले गालवान और उसके बाद अरुणाचल। ड्रैगन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। आए दिन भारतीय टेरिटरी के अंदर घुसना, उसके बाद जवाब मिलता है उसे भारतीय सैनिकों द्वारा। लेकिन कुछ घटनाएं जो हमने एलईसी पर देखी हैं, उसके बाद हमारी तैयारियां कितनी बेहतर हुई हैं। गलवान में आपने देखा हमारे जवानों को, उनको वहां शहादत मिली। तवांग में किस तरह हमने वहां की तस्वीरें जो सामने आई हैं, हालांकि वो पुरानी है लेकिन दिखा कि कैसे भारतीय सैनिक पूरी बहादुरी से लड़े। लेकिन ये जो पूरा टेरेन है वो खतरनाक है। कहीं पर चीन को एडवांटेज है, कहीं भारतीय फौजों को एडवांटेज है और ऐसे में जिस संख्या में वो आते हैं, हमले करते हैं, लाठी डंडे बाब वायर लेकर के आते हैं, तो भारतीय सेना उन मुश्किलों से अब निकल करके कैसे एक कदम आगे है, ये दिखाने के लिए मैं आपको नोएडा की उस फैक्ट्री में लाया हूं जहां पर आप ये कहते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन कन्वेंशनल मेथड के जो हथियार हैं वो बनाए गए हैं, जो गलवान के बाद खासकर एलएसी पे तैनात हमारे जवानों को दिए गए हैं। मोहित उन भारतीयों में से एक हैं जिन्होंने मेड इन इंडिया के तहत, मेक इन इंडिया के तहत उन हथियारों को यहां पर R&D किया, रिसर्च किया, बनाया और अब वो हथियार एलएसी के पास हमारे जवानों के हाथ में है। वज्र, हमारे जो पुराण हैं, कथाएं हैं, उसमें वज्र का इस्तेमाल होता कि कैसे वज्र जैसा एक बड़ा हथियार था जिसकी मार से कोई नहीं बचता था। उसी कॉन्सेप्ट पर मोहित ने यह हथियार तैयार किया है। इसका वजन एक राइफल के बराबर है, वो राइफल जो भारतीय सेना इस्तेमाल करती है, तो इसे पकड़ना आसान है। सबसे पहला इस्तेमाल जिन पहाड़ों में टेरेन में सिक्किम से लेकर के लद्दाख उन्हें चलना हो, ये उसमें मदद करता है। उसके साथ साथ अभी हमने देखा कि गालवान में जब चीनी फौज आई थी तो हॉकी के डंडों पर उन्होंने बाप्स वायर लगाए थे, कटीले तार, और जिसके चलते हमारे जवानों को ज्यादा चोट आई। ये जो आप देख रहे हैं मेटल का हिस्सा, इस पर इस तरह के मोटे कील लगे हुए हैं। अगर इससे किसी को मार पड़ेगी वो तो बचना मुश्किल है, क्योंकि ये छेद करके शरीर के 1 इंच तक घुस जाए। दूसरा, एलएसी पर कई इलाकों में चीन बुलेट प्रूफ गाड़ियां लेकर के आता है। जैसा मोहित ने बताया, बुलेट प्रूफ गाड़ियों को आप लाठी डंडे से नहीं तोड़ सकते, लेकिन अगर वज्र मारा किसी ने पूरी ताकत से तो बुलेट प्रूफ का शीशा चटक जाएगा कम से कम। बिल्कुल, और 3-4 वॉर में टूट भी सकता है। बिल्कुल, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण इस हथियार की जो सबसे खासियत है वो है
इसकी तकनीक, क्योंकि यहां पर एक बटन, जैसे आप ये बटन ऑन करते हैं ये हथियार एक दूसरा रूप ले लेता है। फिर आप इसे यहां से पकड़िए और उसके बाद यहां बटन जैसा मोहित ने दिखाया, फिर इसमें से निकलती है करंट, ये पूरा इलेक्ट्रिफाइड बिजली। और जब आपने ये हथियार इस्तेमाल किया चीनियों पर, ड्रैगन फोर्स पर करंट के साथ, क्या मजाल कि वो उसके बाद भारतीय फौजों के आसपास टिक सके, ड्रैगन फोर्स के साथ, चीनी फौज के साथ आमना सामना करने के लिए। उसके साथ बचाव के लिए हम एक शील्ड देख रहे हैं। इस तरह की शील्ड का इस्तेमाल आपने दंगों में देखा होगा। एलएसी पर भी जब चीनी ऊंचे इलाकों से आते हैं तो पत्थरबाजी करते हैं, पत्थर चलाते हैं, कई जवान घायल होते हैं। शील्ड आमतौर पर इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन ये कोई साधारण शील्ड नहीं है। इसमें खास क्या है मोहित? इसमें भी आप जो शील्ड देख रहे हैं नॉर्मली पत्थरों से बचाती है, बट ये हम चीनी सैनिकों को बाहर खदेड़ने के लिए काफी ज्यादा इस्तेमाल है, क्योंकि कोई हमारे ऊपर जब चढ़ने की कोशिश करता है तो इसके जितने ब्लैक रीजन देख रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रीफाइड, और साथ में इसके स्ट्रोबोस्कोप लगा हुआ है टू टेम्पररी डिस्टॉर्ट। स्कोप क्या काम करता है? जो उनकी, जैसे हम कैमरा के इफेक्ट देखते हैं कि कैमरा जब फ्लैश क्लिक होता है तो हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, ठीक है, उसी तरीके से जब कोई सामने से रात में एंटर करने की कोशिश करता है तो ये फ्लैश चलते ही आंखों की थोड़ी सी विजन आप कह सकते हो डिस्टॉर्ट होती है, और हमारे एड ऑन एडवांटेज मिलता है कि हम उन्हें काउंटर कर सकें। और अच्छी और सच्ची खबरों में अब बात उस फैसले की जो हमसे और आपसे जुड़ा है। नए साल पर आप घूमने का प्लान तो बना ही रहे होंगे, लेकिन आपकी यात्रा मंगलमय हो इसीलिए एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की रफ्तार को कम कर दिया गया है। यमुना एक्सप्रेसवे पर जब गाड़ियां दौड़ती हैं तो उनकी रफ्तार हवा से बात करती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यमुना एक्सप्रेसवे पर आज से गाड़ियों की स्पीड लिमिट 20% घटा दी गई है और यह फैसला एहतियातन लिया गया है। जाहिर सी बात है कि सर्दी का मौसम है और एक्सप्रेसवे पर घना कोहरा रहता ही है, जिसकी वजह से हादसे होते भी हैं और हादसों की आशंका बनी रहती है। तो ड्राइव स्लो, ड्राइव सेफ। यमुना एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार में फर्राटा भरने वाले लोगों को अब इस पर संभल कर चलना होगा। ऐसा ना करने पर रफ्तार के सौदागरों को जुर्माने के तौर पर अपनी जेब ढीली करनी पड़ सकती है। सर्दियों में खराब मौसम को देखते हुए एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने इस पर चलने वाली गाड़ियों की स्पीड लिमिट घटा दी है, जिसके तहत हल्के वाहनों की अधिकतम रफ्तार 100 से घटाकर 80 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई है, जबकि भारी वाहनों की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। जाहिर है तय स्पीड लिमिट से तेज गाड़ी चलाने वालों को जुर्माना भरना पड़ेगा। यमुना एक्सप्रेसवे को ग्रीन फील्ड रोड माना जाता है, जिसकी वजह से ठंड के मौसम में कोहरा इसे अपनी जद में ले लेता है। ऐसे में इस मौसम में तेज रफ्तार से एक्सप्रेसवे पर हादसों की आशंका कई गुना बढ़ जाती है। इन्हीं हादसों को टालने के लिए सर्दी के मौसम में इस एक्सप्रेसवे पर चलने वाली गाड़ियों की रफ्तार पर अंकुश लगा दिया जाता है। इस दौरान गाड़ियों की स्पीड लिमिट की जांच के लिए कई स्पॉट पर टीमों की तैनाती की जाएगी। ये 165 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा जैसे महत्वपूर्ण शहरों को मथुरा, आगरा और अलीगढ़ से जोड़ता है। इतना ही नहीं, दिल्ली एनसीआर के शहरों से कानपुर, लखनऊ और पूर्वांचल के दूसरे जिलों तक यात्रा करने के लिए भी रोजाना हजारों लोग इस एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में लोग सुरक्षित अपनी मंजिल तक पहुंच सकें, इसके लिए गाड़ियों की रफ्तार पर अंकुश लगाने का फैसला किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आपकी यात्रा मंगलमय हो तो शुभ यात्रा के इसी सिलसिले में एक और अच्छी खबर हम आपको बता देते हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी का रुख हम करते हैं। वाराणसी में न सिर्फ देश भर से बल्कि दुनिया भर से भक्त पहुंचते हैं और ऐसे में सुविधाएं भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ही होनी चाहिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अब काशी कैंट रेलवे स्टेशन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। रेलवे स्टेशन के पूरे इकोसिस्टम को इसी प्रकार ट्रांसफॉर्म करने के लिए आज देश के 250 से अधिक रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है।
देखने में एयरपोर्ट नजर आता है, लेकिन है नहीं, बल्कि ये रेलवे स्टेशन है। हाँ, ये जरूर है कि जैसे रेलवे स्टेशन आपने अभी तक देखे हैं, ये वैसा नहीं है। ये नए भारत का नया स्टेशन है, जहाँ ट्रेन जब रेलवे प्लेटफॉर्म पर रुकती है तो नजारा एयरपोर्ट जैसा ही होता है। यात्री अपने कदम रेलवे स्टेशन पर रखते हैं, लेकिन एहसास हवाई अड्डे जैसा होता है। गुड न्यूज ये है कि मध्य प्रदेश और गुजरात के बाद अब उत्तर प्रदेश को भी जल्दी ही वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन मिलने वाला है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मुसाफिरों को रेलवे स्टेशन पर एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलने वाली हैं। काशी में पर्यटन को बढ़ावा मिला है, लिहाजा रेलवे स्टेशन को चमकाने की तैयारी शुरू हो गई है। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन के कायाकल्प के लिए इसके मॉडल और डिजाइन को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जैसे ही डिजाइन को हरी झंडी मिलेगी, उसे धरातल पर उतारने का काम शुरू हो जाएगा। वाराणसी कैंट स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन की कैटेगरी में सेलेक्ट किया हुआ है। इसका डिजाइन बन रहा है, तो इस डिजाइन में किस तरह से भविष्य में काशी में बहुत बड़ी मात्रा में टूरिस्ट आने लगे, ऑलरेडी 6-7 गुना बढ़ चुका है और भी कई गुने बढ़ने वाला है। उन सबको देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 50 साल आगे की सोच के प्लानिंग करो। कैंट रेलवे स्टेशन को संवारने पर 800 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इस भारी भरकम खर्च के बाद ये स्टेशन हवाई अड्डे के टर्मिनल की तरह ही नजर आएगा, जहां यात्रियों को सुविधाएं भी एयरपोर्ट जैसी ही मिलेंगी। यानी रेलवे स्टेशन पर ही शॉपिंग मॉल होंगे, होटल्स, मल्टी लेवल पार्किंग, मेडिकल स्टोर और विश्राम गृह की सुविधा यहां मिलेगी। स्टेशन पर ज्यादा भीड़ ना हो, इसके लिए स्टेशन पर पैसेंजर्स के प्लेटफॉर्म तक पहुंचने का और स्टेशन से बाहर निकलने का अलग अलग रास्ता होगा। इसके अलावा बेहतर कनेक्टिविटी के लिए रेलवे स्टेशन को रोडवेज बस अड्डे से भी जोड़ा जाएगा। वैसे तो सफाई और सुविधाओं के मामले में ये रेलवे स्टेशन अभी भी चकाचक दिखता है, लेकिन भारतीय रेलवे ने इसके विकास की जो योजना बनाई है, उसके मुताबिक यहाँ पर जल्दी ही मुसाफिरों को एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलेंगी। वाराणसी कैंट स्टेशन वर्ल्ड के बेस्ट स्टेशंस में से एक बनेगा, क्योंकि काशी में जब से पीएम साहब ने जिम्मेदारी संभाली है, डेवलपमेंट का एक नया दौर शुरू हुआ है और टूरिस्ट इतनी बड़ी मात्रा में अभी आ रहे हैं। तो इस बड़ी मात्रा में टूरिस्ट आ रहे हैं, तो पीएम साहब ने मार्गदर्शन दिया कि अगले 50 वर्षों की सोच के किस तरह से फ्यूचर की प्लानिंग हो और एक इंटीग्रेटेड एरिया की पूरी प्लानिंग, केवल आसपास के 4-5 स्टेशंस के बारे में सोचो, किस स्टेशन पे क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए, तो उसका पूरा एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग होके वाराणसी कैंट स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा। वर्ल्ड के बेस्ट स्टेशंस में से एक स्टेशन वाराणसी कैंट होगा। वाराणसी शहर के स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ को कम करने के लिए यहाँ के सभी रेलवे स्टेशन को आपस में जोड़ने की भी योजना है। आधुनिक सुविधाओं से लैस रेलवे स्टेशन नए भारत की नई पहचान बनने वाले हैं और ये रेलवे के नए युग की शुरुआत होगी, जिसका नमूना पूरी दुनिया भोपाल, गांधीनगर और बेंगलुरु में देख चुकी है। और आने वाले दिनों में कुछ और रेलवे स्टेशन के नाम भी इसी सूची में शामिल होने वाले हैं। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे देश में फिलहाल कई ऐसे रेलवे स्टेशन के कायाकल्प की योजना पर काम चल रहा है। IRSDC यानी कि भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम देश भर में 90 स्टेशन का आधुनिकीकरण करने पर विचार कर रहा है। रेलवे की बदहाल स्थिति को न केवल सुधारने की कोशिश हो रही है, बल्कि देश में वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे हैं, जहां यात्रियों को लग्जरी सुविधाएं भी मिलेंगी। रेलवे स्टेशन के कायापलट की इस योजना को भारत सरकार के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत ही आगे बढ़ाया जा रहा है और इसके तहत विकसित किए गए सभी स्टेशन पर यात्रियों के लिए वर्ल्ड क्लास सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। और खास बात यह है कि स्टेशन की में आसान पार्किंग से लेकर अंदर एंट्री करने पर एयरपोर्ट जैसा ही फील आपको आएगा। यह आधुनिक रेलवे स्टेशन का सपना ही नहीं, बल्कि हकीकत है। देश में आधुनिक सुविधाओं से लैस रेलवे स्टेशन की लिस्ट में 3 रेलवे स्टेशन के नाम जुड़ चुके हैं, जहां एयरपोर्ट टर्मिनल पर जिस तरह की शॉप्स होती हैं, सुविधाएं होती हैं, बिल्कुल वैसी ही सुविधाएं वहां पर दी गई हैं, जहां आपको फूड कोर्ट्स मिलेंगे, कपड़े से लेकर अन्य चीजें आपको आसानी से वहां पर मिल जाएंगी। और इनमें सबसे पहला नाम है रानी कमलापति स्टेशन का। रानी कमलापति स्टेशन को
एनवायरमेंट फ्रेंडली बिल्डिंग के तौर पर डिजाइन किया गया है। यहां पर एक साथ 1100 लोग बैठ सकते हैं। स्टेशन पर एयर कंडीशन वेटिंग रूम है। सीसीटीवी कैमरे यहां पर लगे हुए हैं और यहां होटल्स हैं, हॉस्पिटल, शॉपिंग मॉल, फूड कोर्ट के साथ कई सुविधाएं यहां पर मौजूद है। इसके बाद दूसरा नाम गुजरात की राजधानी गांधीनगर में बने गांधीनगर रेलवे स्टेशन का है, जिसे एयरपोर्ट की तर्ज पर ही बनाया गया है। और इसकी खास बात यह है कि नीचे स्टेशन है और उसके ऊपर 318 कमरे वाला 5 स्टार होटल। ये देश का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन है जहां अलग से प्रार्थना रूम और बेबी फीडिंग रूम्स भी बनाए गए हैं। यहां एंट्री गेट, बुकिंग लिफ्ट, एस्केलेटर, बुक स्टॉल्स, खाने पीने के स्टॉल समेत सभी सुविधाएं हैं और पूरा स्टेशन सीसीटीवी की निगरानी में है। तीसरे नंबर पर बेंगलुरु में एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं वाला रेलवे स्टेशन एस विश्वेश्वरैया टर्मिनल पर बना है। ये देश का पहला एसी रेलवे स्टेशन है जिसमें हवाई अड्डे जैसी सुविधाएं हैं। भारतीय रेलवे ने 4200 वर्ग मीटर के टर्मिनल में 314 करोड़ रुपए का निवेश करके इसको तैयार किया है। देश के ये नए चमचमाते रेलवे स्टेशन देश के विकास को दिखाते हैं। मोदी सरकार के आधुनिक रेलवे स्टेशन की लिस्ट में ऐसे करीब 200 रेलवे स्टेशन के नाम शामिल किए गए हैं जिनका कायाकल्प किया जाएगा। इनमें अयोध्या से लेकर प्रयागराज समेत कई बड़े नाम शामिल हैं और सबसे पहला नाम तो राजधानी के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का ही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि पीपीपी मॉडल के तहत तैयार किया जाएगा, जो लग्जरी सुविधाओं से लैस होगा। ऐसा माना जा रहा है कि इस स्टेशन के सामने एयरपोर्ट भी फीका नजर आएगा। इस प्रोजेक्ट में 8500 करोड़ रुपए खर्च आने का अनुमान है। इस स्टेशन पर अंदर आने और बाहर जाने के लिए अलग अलग रास्ते होंगे और सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि पहले से मौजूद सभी 16 प्लेटफॉर्म्स को फिर से डेवलप किया जाएगा। इसके बाद चंडीगढ़ स्टेशन का नाम आता है। इस स्टेशन को तैयार करने के लिए 131.40 करोड़ रुपए खर्च आएंगे। एयरपोर्ट की तरह रेलवे यात्रियों को यहां आने के लिए मामूली फीस भी देनी होगी और इसका चार्ज पैसेंजर के रेलवे टिकट में जोड़ा जाएगा। और इस स्टेशन को तैयार करने में ग्रीनरी का भी खास ख्याल रखा जाएगा। दिल्ली के ही आनंद विहार स्टेशन को फिर से डेवलप करने की भी योजना है। दूसरे स्टेशन की तुलना में ये ज्यादा खुला होगा। यहां पर यात्रियों के आने जाने के लिए अलग अलग रास्ते होंगे ताकि बिना किसी परेशानी के वो आसानी से चल पाएं। प्रयागराज रेलवे स्टेशन का भी कायाकल्प होना है। संगम नगरी प्रयागराज का ये रेलवे स्टेशन अब वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस होगा। इसके अलावा इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन गुजरात में सूरत रेलवे स्टेशन को एक शानदार मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के तौर पर बनाने का प्लान कर रही है। ये एक आधुनिक स्टेशन बिल्डिंग होगी जिसमें वाइड स्टेशन लॉबी, बस टर्मिनल, बड़ा टिकट हॉल, मॉड्यूलर पैसेंजर फ्रेंडली कॉन्कोर्स, नए प्लेटफॉर्म्स के साथ पुलों को भी जोड़ने वाले बोर्डिंग एरियाज, फूड प्लाजाज, रिटेल एरिया सहित बहुत सारी सुविधाएं यहां पर मिलेंगी। पंजाब नेशनल बैंक से 14,500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोपी और भगौड़ा नीरव मोदी, जिसकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। भारत में अपने प्रत्यर्पण को रोकने के लिए उसने तरह तरह की दलीलें दी, उसकी कोई भी दलील काम नहीं आई। कुछ ही देर पहले लंदन हाईकोर्ट से भी उसे बड़ा झटका लगा है। लंदन हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद नीरव मोदी अब ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकेगा। लंदन हाईकोर्ट ने नीरव मोदी को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने से मना कर दिया है। वो खारिज हो गई याचिका। प्रत्यर्पण का आदेश भी लंदन हाईकोर्ट ने ही दिया था। उस फैसले के खिलाफ ही भगौड़ा कारोबारी नीरव मोदी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, लेकिन लंदन हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद उसके लिए ये कानूनी राह अब बंद हो गई है, जिसके मायने ये है कि वो प्रत्यर्पण के मामले को अब कम से कम ब्रिटेन की किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दे सकता है। लंदन हाईकोर्ट के इस फैसले के और क्या मायने हैं, आइए समझते हैं मेरे सहयोगी मुनीश पांडे से। हीरा व्यापारी नीरव मोदी को लंदन की एक कोर्ट से जबरदस्त झटका मिला है। दरअसल नीरव मोदी ने लंदन की एक अदालत में याचिका दायर की थी कि उससे भारत में प्रत्यर्पण के खिलाफ
सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना है, लेकिन लंदन के हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। यानी कि अब नीरव मोदी किसी भी वक्त भारत में प्रत्यर्पित किया जा सकता है। अगर नियमों की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम में ये नियम है कि अगर किसी को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना है तो उसके पहले उसे हाई कोर्ट में जाकर परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन इस परमिशन की जो याचिका थी उसे लंदन हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यानी कि अब नीरव मोदी के पास कोई भी कानूनी लड़ाई लड़ने का ऑप्शन नहीं रह जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो नीरव मोदी के पास में एक अभी भी उपाय बचा हुआ है, वो अपने भारत में प्रत्यर्पण के खिलाफ यूके की अदालत का जो फैसला है उसे लेकर वो यूरोपियन हाई कोर्ट, यूरोपियन ह्यूमन राइट्स कोर्ट में जा सकता है। लेकिन वहां पर क्या नीरव मोदी को कोई राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। वहीं दूसरी तरफ भारत की जो जांच एजेंसियां हैं यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये अपनी बड़ी जीत मान रहे हैं। भारत सरकार इसे बड़ी जीत मान रही है और भारत के जो अधिकारी हैं वो लगातार यूनाइटेड किंगडम के जो अधिकारी हैं उनसे संपर्क में है ताकि जल्द से जल्द जो नीरव मोदी है उसे हिंदुस्तान वापस लाया जा सके, क्योंकि वो एक 13,000 करोड़ रुपए के घोटाले का मुख्य आरोपी है। जीएनटी के लिए मुनीश पांडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।